मतलब है कि कोई एक पर्सन उस एक्ट को कर रहा है और उससे उस एक्ट में क्या हो रहा है कि ऐसा लगे लोगों को, ऑडियंस को, कि उसके सामने दूसरा मतलब कोई खड़ा है, पर उसको अकेले उसको ऑडियंस को मतलब उसको फील करवाना है कि मेरे साथ भी कोई और है। तो ये एक जो एक्ट होता है ये बिल्कुल सोलो होता है। तो ये मतलब किसी भी एक बड़े से एक्ट, नाटक जो परफॉर्म होता है उसका भी कोई एक पैराग्राफ वो मोनोलॉग होता है, मुझे इतना समझ में आया। और उस मोनोलॉग को, जैसे कि एक वर्ड होता है ना कि कुछ भी कर सकते हैं, आई मीन मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि मतलब एक चीज़ होता है, उसके कई सारी मीनिंग होती है, उसके कई सारे मतलब वो होते हैं। तो उस वाले जो पैरा को अगर हमने किसी भी एक एक्ट में से लिया है तो उस पैरा को मतलब दूसरे हम अपनी लैंग्वेज में करना चाहें, उस एक्ट को छोड़ के हम अपनी लैंग्वेज में करना चाहें, हम कैसे कर सकते हैं, हम उसे कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और उस पर और क्या क्या मतलब आप दिखा सकते हैं कि हाँ इस पर ये भी हो सकता है, इस पर ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी मतलब इसकी बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, या फिर ये डिसएडवांटेजेस है, तो आप करना चाहते हो। तो मतलब मुझे तो यही समझ में आया कि किसी भी एक्ट का एक कोई सा भी पार्ट होता है तो वही वो जो अपनी तरफ से मतलब प्रेजेंट करे वो मोनोलॉग कहते हैं उसे। एक कहानी का एक पार्ट लेके उस पार्ट में मतलब मीनिंग है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहानी का पार्ट ले सके, उस कहानी का एक मीनिंग बनता है तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। जो मेरा मोनोलॉग था वो खालिद के ऊपर था, उसमें उस मतलब पूरी कहानी नहीं थी, थोड़ी मोटी थी, बीच बीच के टाइप, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग जैसे कि एक छोटी सी कहानी हो जिससे हम किसी को कोई मैसेज छोड़ दें, इससे कि वो कोई सीखे और अगले को भी बताए। तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे इतना कहानी मतलब मोनोलॉग समझ में नहीं आया कि खालिद कौन है, मतलब वो माता पिता क्यों छुपाते हैं उससे। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा अच्छे से रीडिंग करने लग गया 2-4 बार, तो थोड़ा थोड़ा कहानी मुझे समझ में आ रहा था। फिर दीदी ने बताया कि कहानी में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके लिए एक वीडियो दीदी ने दिखाया था जो यूट्यूब पे था, तो उसे देख के मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। और फिर प्रैक्टिस जब कर रहा था तो बहुत गलतियाँ थी मेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नाटक में उसको जब वो डरता है तो उस वक्त मेरा एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं आ पा रहा था, तो उसी में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। जब मैंने ये पढ़ा था तो उतना मुझे समझ नहीं आया था कि इसमें क्या है। फिर उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया और पढ़ा, उसके बाद समझ आया कि मतलब हमें घर पे किसी एक के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सबको मिल बांट के काम करना चाहिए। ये नहीं कि घर में एक का काम कर रहा तो उसी पे सब छोड़ दो कि वही हर चीज़ करेगा, घर का काम, बाहर का काम सब वही करेगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मिल बांट के करना चाहिए। अगर वो बाहर का काम कर रहा है तो हमें घर का भी काम कर देना चाहिए, और अगर हो सके तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए और सबको मिल के काम करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। मैंने जब स्टार्टिंग में मतलब ये जो मोनोलॉग है ये मैंने खुद से मतलब इसकी जो कहानी ये मैंने खुद से लिखी हुई है। तो जब मैंने ये कहानी लिखी थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको एक्ट भी करूँगा, पर फिर उसके बाद मैंने इसको एक्ट बनाया। तो मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल, क्योंकि मैं उस पर मतलब साउंड पहली बार तो है कि मैं अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर पा रहा था, और उस वक्त कि मैं अपने जो मेरे स्टेज का जितने भी क्या बोलूँ प्रॉप्स, तो कि मुझे कहाँ पर क्या रखना है। और मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में पहली बार जब मैंने ये एक्ट किया था तब मेरे आसपास कोई भी सामान नहीं था, बट ओनली सिर में मेरे पास चेयर था। पर जब मैंने आज ही मोनोलॉग किया तब मेरे साथ पूरा सेट डिज़ाइन था मेरा कि एक काउंसलिंग मीटिंग कैसी होती है। और मैंने आज अपना साउंड में जो मेरा वॉइस होना चाहिए वो मैंने अपनी बहुत ऊंची रखी आज, और जितने भी हर लाइंस मैंने
मतलब हर लाइन्स नहीं कहेंगे, मतलब मैंने कुछ लाइन मैं इम्प्रोवाइज भी की। और पहले जब मैं करती थी तो ऐसे ही कर देती थी, और धीरे धीरे मतलब पहले मुझे नहीं हो पाता था कि मतलब कैसे करना है नहीं करना है, पर जब मैंने धीरे धीरे किया और फिर प्रैक्टिस की तो फिर अभी मैंने अच्छे से किया। और जब मैं कर रही थी तो बहुत डर लग रहा था कि मैं कुछ भूल ना जाऊं, और एक लाइन में भूल भी गई थी, पर फिर भी मैंने उसे छोड़ के अगली लाइन कर दी। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है जब वो रन कर मतलब भागते हुए आता है अपनी अम्मी से कहते वक्त, तो मुझे उस वक्त बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर दीदी ने कहा कि दूसरा सेट कर लो, तो उसके हिसाब से फिर मेरा थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग की दिक्कत मिटी। फिर बीच बीच में कभी हो जा रहा था दिक्कत एक्सप्रेशन पे, कभी फिर लाइन पे कि जल्दी बोले या कम बोले, तो इसमें मुझे दिक्कत आई थी मोनोलॉग में इस सब के बारे में। परफॉर्मेंस कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कोई लाइन भूल गई हूँ मैं, और मूवमेंट्स में लग रहा था कि जैसे कि इधर मूवमेंट्स नहीं था, इधर करना था, और लाइंस भूलने का लग रहा है डर लग कंफ्यूज होती कि मैं लाइंस नहीं भूल जाऊँ और मूवमेंट्स ना भूल जाऊँ। इसी में कंफ्यूज में 1-2 लाइन भूल भी गई थी, बट हो गया। ये एक्ट करते हुए मुझे मतलब जितनी मैं रिहर्सल्स की उसमें मैंने जितनी भी मेरी कठिनाइयाँ आई वो थी कि पहले जो मैंने बोला वॉइस का, कि वॉइस में अपनी ऊंची नहीं रख पा रहा था, क्योंकि मैं जब भी सैड होता हूँ तो मैं अपनी वॉइस मतलब ऊंची नहीं कर पाता हूँ। पर जब मैंने ये एक्ट किया ना तो उससे मैं जितनी भी रिहर्सल्स थी मैंने अपने वॉइस के ऊपर ही काम किया। एंड उसके बाद मैंने अपने एक्सप्रेशंस को, कि एक्सप्रेशन मेरे कैसे होने चाहिए उस वक्त कि वो अपनी बात बता रहा है ऐसे लोगों के सामने कि वो किसी को उसमें उतना नहीं जानता, बट वो किसी को बता रहा है और वो कभी भी किसी को बता नहीं चुका होता है, पर वो अपनी बात बोलता है। इसलिए मतलब मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन का मुझे वो हुआ कि मेरा उस वक्त कैरेक्टर मेरा कैसा होना चाहिए था ये। और तीसरा कि हाँ, कि जो मैंने हर एक वर्ड्स बोले, पर मैं अपने वर्ड्स में कहीं मैं हिचकिचा रहा था कि मैं ये बोल नहीं पाऊँगा, ये मैं बोल नहीं पाऊँगा। पर हाँ, बट मैंने आज भी थोड़ा मोड़ा गलतियाँ की कि मैंने हिचकिचाया थोड़ा वहाँ पर ठीक था पहले से। सबसे पहले तो मतलब जब मैंने याद किया उस मोनोलॉग को तो मेरे लिए ये समझना बहुत ही वो हो रहा था कि मतलब ये कहाँ से आई है, ये कैरेक्टर क्या है इसका मतलब क्या क्या है, ये वर्ड कैसे बोला जाता है। एंड मुझे ये भी लगा था कि अगर मैं किसी दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ इस वर्ड को, या फिर मेरे किसी भी वर्ड में कुछ भी मतलब गलत हो गया तो मैं दूसरों के सामने जब प्रेजेंट कर रही हूँ तो मतलब वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये फेसेस करना पड़ा, और सेकंड ये था कि मतलब मैंने अपना बताया कि कॉन्फिडेंस अपना, कि मतलब मैं जब लोगों को देखती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ तो उनको भी फेसेस करने पड़े मुझे कि हाँ वो क्या सोचते होंगे, वो मेरे लिए नए हैं, बिल्कुल नए हैं, और आई डोंट नो कि वो मेरे एक्ट को देख के क्या सोचेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। लेकिन हाँ, मैंने इतना ज़रूर किया अपनी तरफ से कि अगर मैं मतलब जो मैं एक्ट कर रही हूँ उसे मतलब दूसरों को देख के वही लगे जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, तो हाँ उन्हें भी यही समझ में आए, भले ही कुछ ज़्यादा ना समझ में आए, लेकिन फिर भी जो मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने एक्ट के थ्रू वो मतलब ज़रूर उन्हें समझ में आए। तो ये मतलब करना पड़ा, और कैरेक्टर को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मैंने समझा उसे, मैंने उसको मतलब टाइम दिया उसको समझने में, तो फिर मुझे आज समझ में आ गया कि हाँ कैरेक्टर क्या है, उसका क्या है रोल, क्या है उसका डेली रूटीन, बिल्कुल सब कुछ क्लियर। सबसे पहला तो मेरा मतलब हमेशा जहाँ भी मैंने एक्ट किया है तो वहाँ पे मेरा यही सबसे पहला आता है कि आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, कि आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है तो वो करो। तो इस मोनोलॉग में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि मतलब मेरे को आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था मेरा मोनोलॉग में। सबसे पहले मुझे इसीलिए आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं मतलब उसकी मीनिंग नहीं समझ पा रही थी। फिर मैंने एक दिन दी से भी पूछा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये बता दो, ये बता दो। तो फिर उसके बाद जब मीनिंग समझ में आया
मतलब ऐसा होता है ना, जब कुछ अच्छा से मतलब जब कुछ अच्छे से आता है तो मतलब उनको प्रेजेंट करने में बहुत आसानी होती है। तो मतलब मुझे उसकी मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आई थी। तब मैंने आई कांटेक्ट करना, मतलब आई कांटेक्ट पे बिल्कुल काम किया, तो मुझे आई कांटेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि हाँ ठीक है। और मतलब दूसरे में ये है कि मतलब किसी चीज़ को स्पीडली मैं बोल रही थी मतलब मोनोलॉग में, तो वो भी फीडबैक आया था कि हाँ मैं स्पीडली ना बोलूँ। मतलब अगर वहाँ पे स्टॉप है तो स्टॉप होना चाहिए वहाँ पे ऐसे नहीं कि सीधा कुछ भी ये तुरंत नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। वहाँ पे अगर स्टॉप है तो स्टॉप ही रहना है। उसके बाद अगर आप दूसरा लाइन कर रहे हो तो उसके 2-3 सेकंड बाद आप बोल सकते हो। फर्स्ट डे जो मैंने परफॉर्मेंस किया था तो मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले थे। तो मैं ये करता था तो ये गलती होती थी, ये करता था तो ये गलती होती थी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी ने कहा एक करके करो, तो मैंने किया। फिर कुछ गलतियाँ हुई, कुछ गलतियाँ रह चुकी हैं, उसे भी करना है ठीक। तो फीडबैक से यही सीखते हैं कि आपने जो किया है उसको और बेहतर कर सकते हैं। आपको फीडबैक यही मिल सकता है। जैसे कि आवाज़ थोड़ी तेज़ करना और मूवमेंट्स क्लियर करने थे और मतलब लाउडली बोलना था और अच्छे से करना था। फीडबैक तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे यही मिली थी कि अपना साउंड मतलब जो मेरा वॉइस है वो थोड़ा मैं ऊंचा करूं, और दूसरा कि वही एक्सप्रेशन में अपने अच्छे करूं, और कि जितना भी मतलब मैं अपनी पूरी बॉडी मतलब पूरी खोलूं कि हाँ कि मैं अपने एक्ट में अपनी पूरी बॉडी खोलूं कि लोगों को ऐसा लगे कि ये नहीं कि मैं ना मतलब कि बंधा हुआ हूँ बिल्कुल किसी से भी, हाँ तो ऐसा। और कि मुझे हर एक ऑब्जेक्ट का मुझे हेल्प लेनी थी कि मैंने ये दिखा पाऊँ कि लोगों को कि ये कौन सी जगह है। We started working on monologues in August. उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था. So the primary idea behind monologues was कि बच्चे सब लोग अपने अपने घर पे हैं तो कोई collaborative काम नहीं हो सकता है. इस वजह से ये रीज़न था monologues करने का. And another important reason was कि हर एक एक्टर के पास अपना एक monologue होना चाहिए रेडी फॉर ऑडिशन पर्पसेस. एंड अदरवाइज ऑल्सो जो बिगिनर्स हैं स्पेशली जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छा तरीका है चीज़ों को शॉर्ट में समझने का, क्योंकि मोनोलॉग सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा नाटक नहीं है. लेकिन पूरे नाटक के जैसे उसमें स्पीच पे काम होता है, कैरेक्टराइजेशन पे काम होता है, टेक्स्ट एनालिसिस पे काम होता है. तो इस तरीके की चीज़ें वो लोग थोड़ा छोटे में समझते हैं. सेट डिज़ाइन, लाइट्स, इस तरीके की चीज़ों पर भी हम अब बातचीत शुरू कर चुके हैं उनके साथ. जब हमने शुरुआत में ही मोनोलॉग किए थे तो हमने एम्प्टी स्टेजेस के साथ काम किया था. बच्चे ज़्यादातर खड़े होकर या बैठकर अपने मोनोलॉग्स परफॉर्म कर रहे थे. पर जैसे जैसे हमने मोनोलॉग्स और परफॉर्म करना शुरू किया, हमने थोड़ी इंटरनल शेयरिंग्स रखी जहाँ पे माई स्कूल के टीचर्स भी ये देखने आए थे और उन्होंने कुछ फीडबैक दिया बच्चों को. तो हमने धीरे धीरे विद वर्कशॉप्स हमने सेट डिज़ाइन और लाइट के ऊपर काम चालू किया. और आज की जो परफॉर्मेंसेस थी उनमें सेट्स थे, प्रॉपर लाइट्स थी अलग अलग तरीके की. तो वो अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप हुई थ्रू दिस प्रोसेस. शुरुआत में सबसे पहले हमने लाइन रीडिंग के साथ शुरू किया. लाइन रीडिंग में हम हर एक लाइन का मतलब समझते हैं कि ये लाइन क्यों ज़रूरी है, इस लाइन का क्या मतलब है और ये लाइन क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है. ये एक परफॉर्मर को स्टेज पे चढ़ने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है. इसे हम टेबल वर्क भी कहते हैं कि जितना भी लिखित में काम होता है उस सभी को हम टेबल वर्क कहते हैं. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो सारे बच्चों ने पहले हर एक लाइन को समझा है, चीज़ों पे हमने सवाल किया है. उसके बाद हम कैरेक्टराइजेशन पर बढ़े, जहाँ पे बच्चों ने कैरेक्टर से जुड़े सवालों के जवाब दिए. जैसे कि उनका पूरा नाम क्या है, उम्र क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है, कौन से रंग पसंद हैं, किन चीज़ों पर उन्हें गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ों से उन्हें खुशी मिलती है. इस तरीके के सवाल हमें कैरेक्टर के और करीब जाने में मदद करते हैं, उनको और अच्छे से जानने में मदद करते हैं. उसके बाद हमने स्पेसेस क्रिएट करी कि उनके आसपास की जगहें कैसी दिखती होंगी. हमने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स थे हमारे उनसे वो क्रिएट किया.
फिर हमने फ्रीज इमेजेस के साथ काम किया कि नाटक की कोई एक इमेज उनको बनानी थी, तो हमने वो इमेजेस को जोड़ कर फिर मोनोलॉग पर आए और फिर हमने स्पीच पर काम किया। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि सेट डिज़ाइन और लाइट डिज़ाइन उसके बाद हमने इसमें ऐड किया, और आज काफ़ी बेहतर, काफ़ी बढ़िया, पहले से बहुत ही इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंसेस आज हमें देखने को मिली।